Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 1 summary and analysis. Guys, before this video I have already uploaded the complete introduction and the main characters of this novel. Also I have uploaded the complete summary of Twelfth Night in Hindi. अगर आप लोगों ने वो दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएटेड है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसमें आप लोगों को ट्वेल्थ नाइट का इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ ट्वेल्थ नाइट की समरी हिंदी में मिल जाएगी। और अब इस वीडियो के बाद हम लगातार ट्वेल्थ नाइट के डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द एक्ट 1 सीन 1। आफ्टर दिस वीडियो आई विल अपलोड दी एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 3। सो इसी तरीके से हम सारे एक्ट और सीन को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, दिस प्ले ओपन्स इन द ड्यूक ऑर्सिनोज पैलेस, ही इज़ लव सिक। तो गाइज, जो ये प्ले है ट्वेल्थ नाइट, ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है। देखो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इस प्ले का नाम है ट्वेल्थ नाइट, लेकिन इसमें ट्वेल्थ नाइट जैसा कुछ भी नहीं है। ट्वेल्थ नाइट क्रिसमस मनाने के बाद, क्रिसमस के बाद जब क्रिश्चियन लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं तो उसके बाद जो ट्वेल्थ नाइट होती है उसको ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। बट इस नॉवल में ट्वेल्थ नाइट का कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसे ही शेक्सपियर ने इसका नाम ट्वेल्थ नाइट रख दिया है। सो ये जो प्ले है ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है और हमें बताया जाता है कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो बहुत ज़्यादा लव सिक कंडीशन में है, मतलब वो किसी से प्यार करते हैं। एंड द एनवायरनमेंट ऑफ ड्यूक्स कोर्ट इज़ फिल्ड विद स्वीट एंड मेलनकॉलिक वॉइस। तो देखो, उनके वहाँ पर म्यूज़िक बजाया जा रहा होता है और जो ड्यूक होते हैं वो इस म्यूज़िक को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो ये मानते हैं कि जो ये म्यूज़िक है ये लवर्स के लिए, उनके प्यार के लिए एक तरह का खाना है, बिकॉज़ उस म्यूज़िक को सुनकर वो अपने लवर को याद कर पाते हैं और उस चीज़ को वो फील कर पाते हैं। तो इसीलिए वो म्यूज़िक सुनते सुनते अपने लवर को याद करते हैं। और ड्यूक ऑर्सिनो की लवर कौन है ये मैंने आपको समरी में बताया है, काउंटेस ओलिविया। इसमें हम ये आगे डिस्कस करेंगे ही। सो ड्यूक सडनली स्टॉप्स द म्यूजिशियंस, ही कंप्लेन्स दैट इट साउंड्स लेस स्वीट दैन बिफोर। तो ड्यूक सुन रहे होते हैं म्यूज़िक और अचानक से ही वो रोक देते हैं म्यूजिशियंस को कि अब ये म्यूज़िक मुझे इतना स्वीट नहीं लग रहा है जितना पहले लग रहा था। और इसीलिए वो बोलते हैं अपने म्यूजिशियंस को कि अब तुम गाना बजाना बंद कर दो। और उसके बाद जो ड्यूक होते हैं वो प्यार में हम पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं उन सब के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से हमें डिज़ायर होती है, हमारा मन करता है कि हम अपने लवर से मिल लें। सो हिज अटेंडेंट क्यूरियो आस्क हिम फॉर हंटिंग द डियर, but Duke misinterprets the word dear and dear, and then this conversation turns again to his love. तो गाइस देखो, जब ड्यूक अपने म्यूजिशियंस को बोलते हैं कि तुम गाने बजाने बंद कर दो, उसके बाद उनके एक अटेंडेंट या फिर सर्वेंट होता है जिसका नाम होता है क्यूरियो। तो वो ड्यूक को बोलता है कि चलो ठीक है, म्यूज़िक नहीं सुनना, कोई बात नहीं, हम हंटिंग पर चलते हैं। तो गाइस, जब क्यूरियो बोलता है ड्यूक को कि हंटिंग करने चलते हैं डियर को, तो यहाँ पर जो ड्यूक होता है इस डियर वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेता है। देखो, DEER मतलब डियर मतलब हिरन, और DEAR मतलब जिसे हम प्यार करते हैं, जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं उन्हें हम डियर बोलते हैं। सो यहाँ पर जो ड्यूक होते हैं वो इन वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेते। तो इस डियर वर्ड को मिस इंटरप्रेट करके ड्यूक क्या बोलते हैं कि कैसे वो अपनी लवर को हंट करेंगे, कैसे वो अपने लव्ड वंस पर हंटिंग कर पाएंगे, दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम। तो यहाँ पर ड्यूक इस वर्ड को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं और दोबारा से जो ये एंटायर कॉन्वर्जेसन होती है वो ड्यूक की लवर ओलिविया के बारे में स्टार्ट हो जाती है। ड्यूक दोबारा से बताना स्टार्ट कर देते हैं ऑडियंस को ओलिविया के बारे में कि वो कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ओलिविया से। सो हेयर ऑडियंस इज़ कम टू नो दैट ड्यूक इज़ सो डीपली इन लव विद द काउंटेस ओलिविया। तो यहाँ पर बताया जाता है ऑडियंस को कि जो ड्यूक है वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। Then during this conversation a gentleman named Valentine enters and informs the Duke that he is not allowed to meet or see Olivia. So guys देखो, जब ड्यूक ये सब बातें कर रहे होते हैं इस कॉन्वर्जेसन के बीच में ही ड्यूक के एक जेंटलमैन जिसका नाम होता है
वैलेंटाइन। सो ये आता है और इसको ड्यूक ने भेजा होता है ओलिविया के घर पर कि वैलेंटाइन तुम जाओ ओलिविया के घर पर और उसे मेरे लिए वू करके आओ, मतलब उसे मेरे लिए राज़ी करो कि वो भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसीलिए वैलेंटाइन को ड्यूक भेजते हैं ओलिविया के घर। लेकिन जो वैलेंटाइन होता है वो ओलिविया के घर तो चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर मिलने नहीं दिया जाता ओलिविया से। तो जो वैलेंटाइन है वो आकर इन्फॉर्म करता है ड्यूक को कि वो ओलिविया से नहीं मिल पाया, ही वॉज नॉट एबल टू सी द काउंटेस। एंड देन he tells the duke that her maid servant informed him that the countess will not see anyone for next 7 years as she is mourning for her dead brother। तो देखो जब वो बता रहा होता है वैलेंटाइन कि वो नहीं मिल पाया ओलिविया से, तो वो साथ साथ में ड्यूक को ये भी बताता है कि ओलिविया की मेड सर्वेंट ने मुझे ये बताया है कि ओलिविया नेक्स्ट 7 ईयर्स तक किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी। एक तरीके से वो नन बन गई है और अपने चेहरे पर एक वेल, मतलब एक दुपट्टा टाइप वो हमेशा ढक कर रखती है और वो किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी नेक्स्ट 7 ईयर्स तक, क्योंकि वो शोक मना रही है अपने डेड ब्रदर के कारण। और हर टाइम वो अपने रूम में बंद रहती है, अपने आप को रूम में बंद कर कर रखती है और रोती रहती है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग एस्टोनिश्ड एट दिस ड्यूक प्रेजेस ओलिविया। सो गाइज इस पर जो ड्यूक है वो शॉक्ड होने की बजाय बहुत ज़्यादा ओलिविया को प्रेज़ करना स्टार्ट कर देता है। देखो ड्यूक को यहाँ पर एस्टोनिश्ड या फिर चौंकना क्यों चाहिए था, बिकॉज वो तो चाहता है कि वो ओलिविया से जल्दी मिले, लेकिन क्योंकि वो ओलिविया से बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो वो ओलिविया के इस एक्ट को प्रेज़ करता है कि हाँ ओलिविया का जो डिसीज़न है वो बिल्कुल ठीक है, बिकॉज वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करती होगी और उसका जो डिसीज़न है एकदम परफेक्ट है। और इस तरीके से ये एक्ट जो है यहीं पर खत्म हो जाता है। Act 1 Scene 2 of 12th Night, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene. So guys, before this video I have already uploaded the complete introduction and the main characters of 12th Night. Also I have uploaded the complete summary in Hindi and I have uploaded the Act 1 Scene 1 summary and analysis also. So after Act 1 Scene 1, Act 1 Scene 2 is coming. So in this video we'll discuss about the Act 1 Scene 2 of 12th Night. So without any delay let's start this video. और guys अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। सो अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा था, एक्ट 1 सीन 1 में हमने देखा था कि हमें बताया जाता है ड्यूक ऑर्सिनो के बारे में और ओलिविया के बारे में। सो ये जो सीन है उसका लास्ट सीन से कोई लेना देना नहीं है, ये सीन अलग सिरे से स्टार्ट होता है। सो दिस सीन ओपन्स एट द सी कोस्ट ऑफ इलायरा आफ्टर अ टेरिबल शिप रैक। सो गाइज ये जो सीन है ये इलायरा के समुद्र के किनारे से स्टार्ट होता है और समुद्री तूफान एक आया था जिसके कारण एक शिप पूरी तरीके से पानी में डूब गया, मतलब एक समुद्री तूफान के कारण बहुत ज़्यादा तबाही मच गई थी और उसी के बाद ये सीन स्टार्ट होता है इलायरा के समुद्र के किनारे। सो हेयर इज़ वियोला अ कैप्टन एंड सेवरल सेलर्स। सो जब ये सीन स्टार्ट होता है, सीन की स्टार्टिंग में हमारे सामने कुछ कैरेक्टर्स आते हैं जिनमें मेन कैरेक्टर तो सिर्फ वियोला ही है और उसके अलावा एक सी कैप्टन होते हैं और कुछ सेलर्स होते हैं। सो ये जो सी कैप्टन होते हैं यही वियोला की हेल्प करते हैं उसको समुद्री तूफान से बचाने में। सो गाइज आपको यहाँ पर एक बात याद रखनी है कि वियोला नाम जो है एक्ट 5 तक हमें नहीं बताया जाता। वियोला का नाम जो है वो डिस्गाइज्ड सिजेरियो की तरह यूज़ होता है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है एज अ मैन, जिसके बाद वो अपना नाम रखती है सिजेरियो। तो हमें हर जगह सिजेरियो ही मेंशन मिलता है। सो अगर आप इसका पूरा डिटेल्ड एडिशन पढ़ेंगे, नॉवल जब आप पढ़ेंगे 12th नाइट, तो आपको कहीं पर भी वियोला मेंशन नहीं मिलेगा एक्ट 5 से पहले, हर जगह सिजेरियो ही मिलेगा। सो ये पॉइंट मुझे लगा आप लोगों को बताना, सो ये मैंने आपको बता दिया है। सो वियोला जो है उसको बचा लेते हैं सी कैप्टन और उसके बाद वियोला को होश आता है एंड देन वियोला थिंक्स शी इज़ अलाइव बट प्रोबेबली हर ब्रदर इज़ डेड। तो वियोला को होश आता तो उसे पता लगता है कि वो तो उस समुद्री तूफान से बच गई है, लेकिन शायद उसका भाई सेबेस्टियन उस तूफान में मर गया है। बट शी इज़ होल्डिंग होप दैट ही माइट बी अलाइव। लेकिन फिर भी उसके मन में एक आशा रहती है, एक होप रहती है कि नहीं शायद उसका भाई ज़िंदा होगा और वो कभी ना कभी शायद उससे मिल ले। तो उसके बाद जो वियोला है वो बहुत रोने लग जाती है। उसके बाद जो कैप्टन होते हैं सी कैप्टन, वो वियोला को कंफर्ट करने की कोशिश करते हैं and then sea captain explains about the incident when ship sank and Sebastian was there and how passengers and other crew members went down at the sea। तो गाइस देखो जो सी कैप्टन है वो वियोला को कंसोल करने की कोशिश करते हैं, उसे समझाते हैं और फिर बताते हैं कि जब समुद्री जहाज़ डूब रहा था तो किस तरीके से सेबेस्टियन पूरी
करेज के साथ और पूरी होप के साथ कोशिश कर रहा था बचने की, लेकिन फिर भी जो शिप है वो डूबती चली गई और किस तरीके से पैसेंजर्स, क्रू मेंबर सभी समुद्र में डूब गए। तो यहाँ पर जो सी कैप्टन है वो हमें बताते हैं कि सेबेस्टियन जो है पूरी करेज से बचने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत हिम्मत दिखा रहा था कि वो बच जाए, बट वियोला को यहाँ पर ऐसा लगता है कि उसका भाई मर गया है। तो इस इंसिडेंट से हम ऑडियंस को ये पता लग गया है कि बेसिकली समुद्र में क्या हुआ था तूफ़ान के टाइम में, कि तूफ़ान आया और जो समुद्री जहाज़ है वो डूब गया, सेबेस्टियन भी उसमें किस तरीके से बहता चला गया, लेकिन वियोला को सी कैप्टन ने बचा लिया। सो वियोला गिव्स हिम सम गोल्ड फॉर बीइंग सो नाइस एंड गिविंग हर होप। सो वियोला जो है सी कैप्टन को कुछ गोल्ड देती है जो कि उसके पास होता है, क्योंकि जो सी कैप्टन है वो बहुत नाइसली उसके साथ बिहेव कर रहा था और उसको होप दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देन कैप्टन इन्फॉर्म्स वियोला अबाउट द कंट्री इलायरा। तो उसके बाद जो सी कैप्टन होते हैं वो बताते हैं वियोला को कि वो इस टाइम इलायरा में हैं, एंड सी कैप्टन ऑल्सो इन्फॉर्म्स हिम अबाउट द ड्यूक ऑर्सिनो हु इज़ इन लव विद काउंटेस ओलिविया। तो सी कैप्टन ने बताया ओलिविया को कि वो अभी इलायरा में है, और साथ ही साथ वो बताते हैं कि इलायरा के जो ड्यूक हैं वो है ड्यूक ऑर्सिनो, और वो एक काउंटेस से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जिसका नाम है ओलिविया। बट ओलिविया डज नॉट लाइक हिम एंड शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर। और वो बताते हैं कि लेकिन ओलिविया उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है। मतलब ड्यूक ऑर्सिनो तो ओलिविया से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ओलिविया ड्यूक ऑर्सिनो से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है। और वो अभी जो है शी इज़ मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर, वो शोक मना रही है अपने भाई की मौत का। सो गाइज देखो, यहाँ पर ये चीज़ मुझे आप लोगों से डिस्कस करना सही लगा, इम्पॉर्टेंट लगा। ये एक एनालिसिस हम कह सकते हैं कि ओलिविया एंड वियोला आर समटाइम्स सिमिलर टू ईच अदर एज बोथ ऑफ देम आर ऑफन। वियोला और ओलिविया जो है बहुत बार हमें प्ले में सिमिलर अपीयर होती हैं। किस तरीके से, देखो, बोथ ऑफ देम आर ऑफेंड, दोनों ही वो जो हैं अनाथ हो गई हैं, एंड बोथ ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर ब्रदर रिसेंटली एंड बोथ ऑफ देम आर अलोन इन द वर्ल्ड। देखो, दोनों ही ऑफेंड है, दोनों ही अनाथ है, और दोनों ने ही अभी रिसेंटली अपना भाई खो दिया है। हालांकि वियोला का जो भाई है वो ज़िंदा होता है, सेबेस्टियन, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसका भाई भी मर गया है, और वो दोनों ही अब इस संसार में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में बिल्कुल अकेली हो गई हैं। एंड बोथ ऑफ देम आर डिफरेंट ऑल्सो, लेकिन वो दोनों कई मायने में डिफरेंट भी होती हैं। डिफरेंट किस तरीके से होती हैं, देखो, जो ओलिविया होती है वो अपने भाई की मौत के बाद ये डिसाइड करती है कि वो मॉर्न करेगी, अपने भाई की मौत का शौक मनाएगी। जबकि जो वियोला होती है वो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयर होती है। वो सोचती है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और अब उसे ज़िंदगी अपनी खुद ही जीनी पड़ेगी, उसे खुद ही पैसे कमाकर अपने आप सर्वाइव करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उन दोनों में कितना डिफरेंस है ये हमें पता लगा कि जो ओलिविया है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाती है इस टाइम पर, जबकि जो वियोला है वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग अपीयर होती है। Then Viola explains to the captain that she could disguise herself and works as Olivia's servant, but captain declines. तो देखो, जब कैप्टन वियोला को ड्यूक ऑर्सिनो और ओलिविया के बारे में बताते हैं तो वियोला कहती है सी कैप्टन को कि वो अपने आप को डिस्गाइज करके, मतलब अपना थोड़ा रूप बदल कर और ओलिविया की सर्वेंट बनकर उसके लिए काम कर लेगी। लेकिन जो सी कैप्टन होते हैं वो इस चीज़ को अग्री नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ओलिविया ने डिसाइड किया है कि वो किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी, सो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। देन शी डिसाइड्स टू डिस्गाइज हरसेल्फ एज अ मैन एंड विल सर्व ड्यूक ऑर्सिनो एंड आस्क कैप्टन टू इंट्रोड्यूस हर टू ड्यूक। तो गाइज देखो, उसके बाद जो वियोला है डिसाइड करती है कि ठीक है, ओलिविया की सर्वेंट बनकर तो वो नहीं सर्व कर सकती क्योंकि ओलिविया तो किसी का भी चेहरा नहीं देखेगी। तो वो डिसाइड करती है कि ठीक है, वो अपने आप को डिस्गाइज कर लेगी एज अ मैन और ड्यूक ऑर्सिनो की सर्विस में चली जाएगी, मतलब ड्यूक ऑर्सिनो की सर्वेंट बनकर उसके लिए काम करेगी। और वो कैप्टन को बोलती है कि क्या ये सही रहेगा, एंड देन कैप्टन अग्रीज़, और वो कैप्टन को बोलती है कि मुझे ड्यूक से इंट्रोड्यूस करा दो। And then she disguises herself because she is on alien land and she wants her protection. Guys देखो, वियोला जो है वो एक गर्ल है और वो अपने आप को डिस्गाइज करती है, अपनी सोशल आइडेंटिटी छुपाती है, बिकॉज वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से उसको कोई प्रॉब्लम हो। वो एलियन लैंड, मतलब वो दूसरी जगह पर है जहाँ पर उसका कोई भी नहीं है, तो उसके लिए उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस क्या है,
प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, कि उसको सबसे पहले सिक्योरिटी मिले, एक प्रोटेक्शन मिले कि हाँ वो यहाँ पर सेफ रहेगी। सो देन इस प्लान से जो कैप्टन है वो अग्री करते हैं। सो कैप्टन अग्रीज टू वियोलाज प्लान एंड दिस डिस्गाइज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी टू वियोला एंड एन्जॉयमेंट टू द ऑडियंस। सो गाइज देखो, जो ये वियोला अपने आप को डिस्गाइज करती है, इससे वियोला को तो प्रोटेक्शन मिलती है और सिक्योरिटी मिलती है कि हाँ वो यहाँ पर सिक्योर और सेफ रहेगी, लेकिन जो ऑडियंस है, ऑडियंस को इस चीज़ से एक एन्जॉयमेंट मिलता है। सो गाइज दिस एक्ट ऑफ वियोला प्रोवाइड्स एन्जॉयमेंट टू द ऑडियंस एंड सिक्योरिटी टू हरसेल्फ। सो गाइज ये जो सीन 2 है एक्ट 1 का, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। In this video, we'll discuss about the Act 1, Scene 3 of 12th Night. And guys, before this video, I have already uploaded the complete introduction, main characters, complete summary, and the Act 1, Scene 1 summary, Act 1, Scene 2 summary. And in this video, we will discuss about the Scene 3 of Act 1, and we will discuss the summary as well as the analysis. So guys, without any delay, let's start this video. So guys, Act 3 introduces about the people of Olivia's house. So guys, यहाँ पर ये Act 2 नहीं होना था, ये होना था Act 1 and Scene 3. So Scene 3 introduces about the people of Olivia's house. देखो, जिन्होंने एक्ट 1 का सीन 2 नहीं देखा है तो मैंने वो अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड कर रखा है। जब आप लोग प्लेलिस्ट में जाएंगे BA ऑनर्स इंग्लिश, तो आप लोगों को एक्ट 1 सीन 2 मिल जाएगा। सो गाइज एक्ट 2 जहाँ पर फिनिश होता है कि वियोला डिसाइड करती है कि वो अपने आप को डिस्गाइज करेगी एज अ मैन और वो सिज़ेरियो बनकर ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व करेगी। लेकिन गाइज सीन 3 जो है एक्ट 1 का, उसका सीन 2 से कोई लेना देना नहीं है। सीन 3 अलग तरीके से शुरू होता है। सीन 3 शुरू होता है ओलिविया के घर पर। सो सीन 3 की जो सेटिंग है वो ओलिविया का हाउस है एंड सर टोबी बेल्च कंप्लेन्स दैट हिज नीस ओलिविया शुड गिव अप हिज मॉर्निंग बिजनेस एज इट मे एंडेंजर हर लाइफ। सो गाइज देखो, ये सीन ओलिविया के घर पर स्टार्ट होता है और किस तरीके से स्टार्ट होता है कि जो सर टोबी बेल्च है उनकी स्पीच के साथ ये सीन स्टार्ट होता है और वो बोलते हैं कि जो उनकी नीस है ओलिविया, जो कि अभी मॉर्निंग कर रही है अपने डेड ब्रदर के लिए बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा दुखी है। तो सर टोबी बेल्च यहाँ पर बोलते हैं कि ओलिविया को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उसे ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए बिकॉज़ इसके कारण उसकी आने वाली लाइफ खतरे में पड़ सकती है। सो गाइज सर टोबी बेल्च इज़ जेंटलमैन बाय हिज नेम बट इन रियल ही इज़ रूड ड्रंकन मैन। देखो गाइस, जो सर टोबी बेल्च है वो ओलिविया के अंकल है और नाम से वो बहुत जेंटलमैन टाइप लग रहे हैं कि सर टोबी बेल्च, कि हाँ वो बहुत ज़्यादा वेल बिहेव्ड होंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। रियल में वो बहुत ही ज़्यादा रूड हैं और हर टाइम ड्रिंक करते रहते हैं, हर टाइम इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, नशे में रहते हैं। सो गाइस उसके बाद क्या होता है, सर टोबी बेल्च कम्स टू होम। सर टोबी बेल्च जो है वो ड्रिंक करने के बाद घर आते हैं एंड देन मारिया, जो कि ओलिविया की जेंटल वुमेन होती है, wants him to come to home little early as Olivia is tired of him and his late night drinking habits. तो मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वुमेन है और वो सर टोबी बेल्च को क्या बोलती है कि तुम घर थोड़ा जल्दी आया करो बिकॉज ओलिविया इस चीज़ से थक चुकी है, तुम्हारे लेट आने की आदत से, और जो तुम ये रोज़ ड्रिंक करके आते हो इस आदत से भी ओलिविया बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। सो गाइज मारिया इज़ वेरी क्लेवर एंड शी मे वॉन्ट्स टू मैरी Sir Toby Belch as it will increase her social status. That's why she is concerned for him. तो देखो गाइज, मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वुमेन है। सर टोबी बेल्च किसी भी टाइम आए, ड्रिंक करके आए, इससे मारिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मारिया फिर भी एडवाइस करती है सर टोबी बेल्च को बिकॉज वो चाहती है कि उसकी शादी हो जाए सर टोबी बेल्च से। शी इज़ वेरी क्लेवर बिकॉज टोबी बेल्च से अगर उसकी शादी हो जाएगी, अभी वो सर्वेंट है, लेकिन अगर उसकी टोबी बेल्च से शादी हो गई तो उसका सोशल स्टेटस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और इसीलिए वो कंसर्न्ड है सर टोबी बेल्च के लिए। देन मारिया स्टार्ट्स टॉकिंग अबाउट सर टोबी बेल्च फ्रेंड सर एंड्रयू एग्रीचेक हु इज़ रिडिकुलस, कावर्ड नाइट एंड अ ड्रंकन फूल। तो गाइज उसके बाद जो मारिया होती है वो टोबी बेल्च का फ्रेंड होता है एंड्रयू एग्रीचेक, उसके बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराती है। एंड्रयू एग्रीचेक जो है वो बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है, बहुत ज़्यादा कावर्ड डरपोक टाइप है एंड ड्रंकन फूल, वो भी टोबी बेल्च की तरह एकदम दारूबाज है, हमेशा नशे में रहता है, हमेशा इंटॉक्सिकेटेड रहता है। एंड टोबी ब्रॉट हिम टू वू ओलिविया। और टोबी बेल्च एंड्रयू एग्रीचेक को घर लेकर क्यों आते हैं, बिकॉज टोबी बेल्च चाहते हैं कि जो एंड्रयू एग्रीचेक है वो ओलिविया से शादी कर ले। बट मारिया डज़ नॉट लाइक एंड्रयू एग्रीचेक। लेकिन जो मारिया है उसे एंड्रयू एग्रीचेक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता।
And then Toby Belch defends his guest and says he earns 3,000 ducats a year, but Maria still does not impress. तो देखो मारिया को एंड्रू एगुचिक बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो वो टोबी बेल्च का फ्रेंड है और गेस्ट भी है। तो यहाँ पर टोबी बेल्च एंड्रू एगुचिक को डिफेंड करता है और कहता है कि जो एंड्रू एगुचिक है वो 3,000 ड्यूकेट्स कमाता है एक साल में, लेकिन इस चीज़ से भी मारिया इम्प्रेस्ड नहीं होती है। वो कहती है इतना पैसा तो वो पी कर ही उड़ा देगा। तो टोबी बेल्च यहाँ पर क्या बोलता है कि इसके अलावा भी एगुचिक में काफ़ी सारी क्वालिटीज़ है, वो 3-4 लैंग्वेजेस बोल सकता है और इसके अलावा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा सकता है। लेकिन जो मारिया है उसे फिर भी टोबी बेल्च बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो क्या कहती है, एंड्रू एगुचिक इज़ सच अ ड्रंकन फूल एंड लाइक्स टू पिक फाइट्स दैट ही कांट विन, कि वो सच में ड्रंकन फूल है और उन लड़ाइयों में घुसता है जिनको वो कभी जीत ही नहीं सकता। एंड देन एंड्रू एगुचिक एंटर्स एंड देन टोबी इंट्रोड्यूसेस हिम टू मारिया। उसके बाद गाइज जब टोबी बेल्च और मारिया बात कर रहे होते हैं एंड्रू एगुचिक के बारे में, उसी टाइम पर एंड्रू एगुचिक की यहाँ पर एंट्री होती है और जो टोबी बेल्च होता है वो इंट्रोड्यूस कराता है उसे मारिया से। सो गाइज जो ये एंड्रू एगुचिक घर आता है ये भी टोबी बेल्च की तरह एकदम नशे की हालत में ही घर आता है। एंड देन सर एंड्रू एगुचिक सेज दैट नाउ इट्स टाइम टू गेट होम बिकॉज ओलिविया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। तो यहाँ पर ये एंड्रू एगुचिक कुछ दिमाग वाली बात करता है कि अब उसे अपने घर चले जाना चाहिए बिकॉज जो ओलिविया है वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रू एगुचिक है उसको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और यहाँ पर टोबी बेल्च मैनिपुलेट्स हिम बाय सेइंग दैट ओलिविया विल अग्री एंड सो ऑन एंड देन एंड्रू अग्रीज टू स्टे देयर फॉर अनदर मंथ और सो। तो गाइज देखो जो ये एंड्रू एगुचिक है इसको मैनिपुलेट करना, बातों में लेना इतना ज़्यादा आसान है कि टोबी बेल्च एंड्रू एगुचिक को एक बार बोलते हैं कि ओलिविया जो है वो शादी के लिए मान जाएगी, वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, वो ड्यूक ऑर्सिनो से शादी नहीं करेगी, वो तुमसे ही करेगी, वो बहुत जल्दी मान जाएगी, समझ जाएगी। और तुरंत ही एंड्रू एगुचिक उसकी बातों से अग्री करते हैं और रेडी हो जाते हैं वहाँ पर एक और महीना रहने के लिए। तो गाइज़ हमें पता लग रहा है कि सच में एंड्रू एगुचिक को मैनिपुलेट करना कितना ज़्यादा आसान है। एंड देन दिस सीन एंड्स विद द कन्वर्सेशन। तो इसके बाद जो ये सीन है उनकी कन्वर्सेशन के साथ एंड हो जाता है। वो दोनों फ्रेंड्स टोबी बेल्च और एंड्रू एगुचिक बातें करते करते एग्जिट हो जाते हैं सीन से। This video will discuss about the Act 1, Scene 4 of 12th Night, and we will discuss a summary as well as the analysis of 12th Night. And guys, before this video, I have already uploaded the complete introduction, main characters, summary, and the Act 1, Scene 2, and Scene 3 summary and analysis also. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA Honors English, उसमें आप लोगों को वो वीडियोस मिल जाएंगी। So in this video, we'll discuss about the Act 1, Scene 4 of 12th Night. So without any delay, let's start this video. So guys, this scene begins at the Orsino's palace. जो ये सीन है इसका जो लास्ट सीन था, जो सीन 3 था एक्ट 1 का, उससे कोई लेना देना नहीं है। सीन 3 जहाँ पर एंड होता है, सीन 4 उसके बाद स्टार्ट नहीं होता है। सीन 4 का जो प्लॉट है वो एकदम अलग है। सीन 3 में हमने डिस्कस किया था, उसका प्लॉट था ओलिविया का हाउस, जबकि जो सीन 4 है, दिस सीन बिगिंस एट ऑर्सिनोज पैलेस। सो जो ये सीन है ये ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस में स्टार्ट होता है। And in this scene we meet Viola again. Viola is serving for Duke for the last 3 days. So guys इस scene में हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वियोला से। जो वियोला है वो ड्यूक ऑर्सिनो को लास्ट 3 डेज से सर्व कर रही होती है। देखो जो हमने सीन 2 डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि वियोला ये डिसाइड करते कि वो अपने आप को डिस्गाइज करेगी एज अ सिजेरियो और वो ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व करेगी। सो जो सीन 4 है इसमें वियोला ड्यूक ऑर्सिनो को सर्व कर रही है लास्ट 3 डेज से। एंड दिस प्ले बिगिंस विद द कॉन्वर्सेशन बिटवीन सिजेरियो एंड वैलेंटाइन। सो ये जो प्ले है ये स्टार्ट किस तरीके से होता है, देखो हमें पता लग गया ड्यूक ऑर्सिनो के घर पर स्टार्ट होता है और इसमें वियोला अपीयर होती है। लेकिन ये जो सीन है ये स्टार्ट किस तरीके से होता है कि जो सिजेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज वियोला है, और वैलेंटाइन जो है वो ड्यूक ऑर्सिनो का एक सर्वेंट है। सो सिजेरियो और वैलेंटाइन की बातों से ये प्ले स्टार्ट होता है। सो सिजेरियो और वैलेंटाइन की कॉन्वर्सेशन से ये सीन स्टार्ट होता है। एंड सिजेरियो आस्क वैलेंटाइन अबाउट ड्यूक मूड स्विंग्स और इनकॉन्स्टेंट नेचर। सो जो सिजेरियो है अब उसे ड्यूक के साथ रहते रहते 3 दिन हो गए हैं और वो अब ड्यूक ऑर्सिनो के बिहेवियर को, मूड को समझने लग गया है। सो इसीलिए जो सिजेरियो है वो वैलेंटाइन से पूछता है कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है उनके मूड स्विंग्स होते हैं क्या, मतलब जो उनका नेचर है वो इनकॉन्स्टेंट है, कभी कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं।
सो उनका जो नेचर है वो इनकॉन्स्टेंट है क्या? सो देन वैलेंटाइन डिक्लाइंस एनी सच मूड स्विंग्स। तो जो वैलेंटाइन होते हैं वो मना करते हैं कि नहीं, ड्यूक ऑर्सिनो को ऐसे कोई मूड स्विंग्स नहीं होते हैं। वाइल ड्यूक हिमसेल्फ सेज एट वंस दैट ही इज़ कॉन्स्टेंट इन हिज अफेक्शन फॉर ओलिविया एंड इनकॉन्स्टेंट इन एवरीथिंग एल्स। सो गाइज ये बहुत आयरॉनिक है कि जो वैलेंटाइन है, जो ड्यूक ऑर्सिनो का सर्वेंट है, वो तो कह रहा है कि ड्यूक जो है उन्हें कोई मूड स्विंग्स नहीं होते, उनका जो नेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जबकि ड्यूक खुद एक बार कहते हैं कि हाँ वो कांस्टेंट है ओलिविया के प्यार में, ओलिविया के अफेक्शन में, मतलब जो उनका ओलिविया के लिए प्यार है वो ही कांस्टेंट है सिर्फ, बाकी सभी चीज़ों में जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो इनकॉन्स्टेंट है। वो खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। सो गाइज फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट सिज़ारियो इज़ अट्रैक्टेड टू हिम। देखो सिज़ारियो को इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि ड्यूक जो है कांस्टेंट है, इनकॉन्स्टेंट है उनका नेचर, बट वो फिर भी इस चीज़ में इंटरेस्टेड होता है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मे बी जो सिज़ारियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। देन ड्यूक ऑर्सिनो अपीयर सर्चिंग फॉर वियोला। उसके बाद ड्यूक ऑर्सिनो अपीयर होते हैं इस सीन में और वो वियोला मतलब सिज़ारियो को ढूंढते हैं। एंड ही टेक्स सिज़ारियो aside and ask him to go to Olivia to plead his love for her. Duke finds Cesario is suitable for this job. So guys, Duke ऑर्सिनो सिज़ारियो को एक तरफ ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ओलिविया के घर जाना है और उसे परसुएड करना है मेरे लिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए अग्री हो जाए। तुम्हें उसे प्लीड करना है कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो सिज़ारियो ड्यूक ऑर्सिनो से सिर्फ 3 दिन पहले मिला है, लेकिन फिर भी ड्यूक ऑर्सिनो को सिज़ारियो पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है और ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ारियो को इस जॉब के लिए सुटेबल मानते हैं कि हाँ सिज़ारियो ही ये काम अच्छे से कर सकता है। बिकॉज ड्यूक ऑर्सिनो को ऐसा लगता है कि जो सिज़ारियो वो किसी भी सिचुएशन में नो आंसर सुनकर नहीं आएगा, वो हर हाल में ओलिविया से मिल ही लेगा। सो सिज़ारियो इज़ स्केप्टिकल एज ओलिविया इज़ रियली अपसेट अबाउट हर डेड ब्रदर। सिज़ारियो ऑल्सो थिंकिंग दैट सो मैनी ऑफ ड्यूक्स सर्वेंट हैव ऑलरेडी फेल्ड इन दिस टास्क। सो गाइज यहाँ पर जो सिज़ारियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हमें शो करा जाता है, बिकॉज वो सोचता है कि ओलिविया ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपसेट है बिकॉज जो उसका ब्रदर है वो मर गया है, जिसके कारण ओलिविया मॉर्निंग कर रही है। और साथ ही साथ सिज़ारियो ये सोचता है कि ड्यूक ऑर्सिनो के और भी सर्वेंट्स ओलिविया को मनाने के लिए, परसुएड करने के लिए गए हैं, लेकिन सभी उस टास्क में फेल हो गए हैं। तो सिज़ारियो कैसे पास हो सकता है? बट ड्यूक आस्क हिम टू डू हिज जॉब डन and should meet Olivia at any cost and tell her about Duke's lovesick state. लेकिन जो ड्यूक होता है वो सिज़ारियो की ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है और वो बोलता है कि तुम्हें जो काम करने के लिए दिया है तुम वो करो। You should go to meet Olivia at any cost, और जाओ ओलिविया को बताओ मेरे लवसिक स्टेट के बारे में कि मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ। तो जब ड्यूक ऑर्सिनो फोर्स करता है देन सिज़ारियो अग्रीज टू डू सो। उसके बाद जो सिज़ारियो होता है वो तैयार हो जाता है जाने के लिए। Then Duke thinks that Olivia will be so moved by Cesario's girlish beauty and will agree. So guys, Duke ऑर्सिनो ये सोचता है कि शायद ओलिविया सिज़ारियो की गर्लिश ब्यूटी से अट्रैक्ट होकर ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। और वो किस तरीके से सिज़ारियो की गर्लिश ब्यूटी को डिस्क्राइब करता है कि सिज़ारियो के जो हैं वो एकदम रूबी रेड लिप्स हैं एंड हाई पिच्ड वॉइस की, मतलब जो उसके लिप्स है एकदम रूबी रेड, मतलब एकदम रेड लिप्स हैं जैसे गर्ल्स के होते हैं, और जो वॉइस है वो भी एकदम शार्प है जैसी गर्ल्स की होती है। सो गाइज देखो सिज़ारियो चला गया है ड्यूक ऑर्सिनो के फोर्स करने पर, बट हेयर सिज़ारियो ड्रॉप्स अ बॉम्बशेल ऑन द ऑडियंस बाय टेलिंग दैट शी इज़ फॉलिंग फॉर ड्यूक ऑर्सिनो बट शी हैज़ टू कन्विंस ओलिविया। देखो यहाँ पर जो सिज़ारियो होता है वो अग्री हो जाता है जाने के लिए ओलिविया के पास और वो चला भी जाता है क्योंकि ड्यूक ऑर्सिनो ने उसे बोला और ड्यूक ऑर्सिनो उसके ऑनर है, वो एक सर्वेंट है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर सिज़ारियो एक बॉम्ब शेल मतलब एक तरीके से ऑडियंस पर एक बम फोड़ देता है। किस तरीके से? ये बताकर कि वो खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लग गई है, मतलब वियोला खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लग गई है, लेकिन फिर भी उसे ओलिविया को कन्विंस करना पड़ेगा ड्यूक ऑर्सिनो के लिए बिकॉज उसे ये ड्यूटी दी गई है। एंड गाइज दिस सीन एंड्स हेयर। जो ये सीन है ये इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाता है वियोला की स्पीच के साथ कि जो वियोला है वो चाहती है ड्यूक ऑर्सिनो की वाइफ बनना। वो ड्यूक ऑर्सिनो को प्यार करने लग जाती है लेकिन फिर भी उसे ओलिविया को कन्विंस करने के लिए जाना पड़ता है।
सो गाइज ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। Act 1, Scene 5 of 12th Night. So guys, before this video, I have already uploaded the complete introduction, main characters, summary, and the Act 1, Scene 1, Scene 2, Scene 3, and Scene 4 summary and analysis also. So अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है बी ऑनेस्ट इंग्लिश, उसमें आप लोगों को वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। So in this video, we'll discuss about the Act 1, Scene 5 of 12th Night. So guys, this is the last scene of Act 1. After this scene, Act 2 will start, and we'll discuss the summary as well as the analysis of this scene. So without any delay, let's start this video. So guys, दिस सीन स्टार्ट्स एट ओलिविया's पैलेस। गाइज जिन्होंने सीन 4 देखा होगा उन्हें पता होगा कि सीन 4 में जो सिजेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज्ड व्योला है, वो ओलिविया के घर जाने के लिए निकल जाती है ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस से। और जो ये सीन 5 है ये ओलिविया के पैलेस में ही स्टार्ट होता है। सो गाइज ड्यूरिंग शेक्सपियर्स टाइम द मोस्ट एलिजेंट हाउसेज इंक्लूड अ लार्ज नंबर ऑफ सर्वेंट्स। सो गाइज देखो शेक्सपियर के टाइम में, मतलब जिस टाइम पीरियड के शेक्सपियर पोइट थे, नॉवेलिस्ट थे, उस टाइम पर मोस्ट एलिजेंट हाउसेज उन्हें माना जाता था जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वेंट्स होते थे। सो दिस सीन ओपन्स विद द कॉन्वर्जेशन बिटवीन फेस्टे एंड मारिया। सो ये जो सीन है ये फेस्टे और मारिया की कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट होता है ओलिविया के पैलेस में। सो फेस्टे जो है वो ओलिविया का क्लाउन है और मारिया जो है वो ओलिविया की जेंटल वुमेन है। तो ओलिविया के पैलेस में ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, उसी से ये सीन स्टार्ट होता है। देन ओलिविया अपीयर्स एंड शी ऑर्डर्स हर सर्वेंट टू टेक द फूल अवे। तो गाइज देखो उसके बाद जब फेस्टे और मारिया बातें कर रहे होते हैं वहाँ पर अपीयर होती है ओलिविया, और ओलिविया अपने सर्वेंट को बोलती है कि इस फूल को यहाँ से ले जाओ, मतलब इस मूर्ख आदमी को यहाँ से ले जाओ। सो वो मूर्ख मतलब वो फूल किसे बोलती है? फेस्टे को। सो इन रिस्पॉन्स फेस्टे सेज टेक द काउंटेस अवे बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम काउंटेस इज़ द फूल। सो गाइज देखो ओलिविया तो बोलती है अपने सर्वेंट को कि इस फूल फेस्टे को यहाँ से ले जाओ, लेकिन फेस्टे यहाँ पर क्या बोलता है कि फिर तो काउंटेस को यहाँ से ले जाओ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फेस्टे काउंटेस ही सबसे बड़ी फूल है, सबसे बड़ी मूर्ख है। देन फेस्टे सेज दैट ही कैन प्रूव इट एंड देन ओलिविया चैलेंजेस हिम। और फेस्टे बोलता है कि वो इस चीज़ को प्रूव भी कर देगा कि ओलिविया ही फूल है, और उसके बाद ओलिविया उसे चैलेंज करती है कि ठीक है तुम ये प्रूव करके दिखाओ। एंड देन फेस्टे आस्क ओलिविया व्हाई शी इज़ मॉर्निंग, देन काउंटेस सेज फॉर हर डेड ब्रदर। तो फेस्टे ओलिविया से बोलता है कि तुम जो है ये दुख क्यों मना रही हो, मॉर्निंग क्यों कर रही हो? तो काउंटेस बोलती है बिकॉज जो उसका भाई है वो मर गया है। देन फेस्टे सेज दैट ही मस्ट हैव गॉन टू हेल। तो फेस्टे बोलता है कि फिर तो उसका भाई हेल में मतलब नर्क में गया होगा। एंड देन ओलिविया सेज शी नोज ही हैज़ गॉन टू हेवन। तो जब फेस्टे बोलता है कि फिर तो उसका भाई नर्क में मतलब हेल में गया होगा, तो ओलिविया बोलती है कि उसे पता है कि जो उसका भाई है वो हेवन में गया है। सो हेयर फेस्टे सेज दैट एंड प्रूव्स दैट ओलिविया इज़ अ फूल। तो यहाँ पर जो फेस्टे है वो प्रूव कर देता है कि ओलिविया ही फूल है। वो कहता है कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा भाई हेवन में गया है तो तुम्हें मॉर्निंग करने की ज़रूरत ही क्या है, बिकॉज वो तो ऑलरेडी बेटर प्लेस पर चला गया है। एंड हेयर ही प्रूव्स दैट ओलिविया इज़ अ फूल। Then Malvolio enters and asks Olivia why Feste is here because he does not find Feste funny. So guys उसके बाद अपीयर होता है ओलिविया का स्टीवर्ड मालवोलियो, और मालवोलियो ओलिविया से पूछता है कि फेस्टे यहाँ पर क्या कर रहा है। फेस्टे उसे बिल्कुल भी फ़नी नहीं लगता है। इनफैक्ट जो मालवोलियो होता है उसे फेस्टे बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। देन ओलिविया टेल्स मालवोलियो टू नॉट टेक एनीथिंग ऑन हिज ईगो। तो उसके बाद जो ओलिविया होती है वो मालवोलियो को बोलती है कि हर चीज़ को अपनी ईगो पर लेने की ज़रूरत नहीं है, फेस्टे इतना भी बुरा नहीं है। सो गाइज देखो जब फेस्टे और ओलिविया बात कर रहे होते हैं, जो मारिया होती है वो वहाँ से चली जाती है। एंड देन मारिया अगेन एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स देम दैट अ यंग मैन इज़ ऑन द गेट एंड ही वॉन्ट्स टू मीट काउंटेस एंड नॉट टेकिंग नो फॉर द आंसर। तो मारिया आती है और उनको बताती है कि एक यंग मैन जो है वो गेट पर खड़ा है और वो काउंटेस ओलिविया से मिलना चाहता है, और वो इसका आंसर नो बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है, वो नहीं चाह रहा है। वो कह रहा है कि वो ओलिविया से मिले बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा। देन जो ओलिविया होती है शी आस्क्स मालवोलियो टू गो एंड इफ़ द मैन इज़ फ्रॉम ऑर्सिनोज पैलेस टेल हिम दैट काउंटेस इज़ बिजी। सो गाइज जो ओलिविया होती है वो अपने स्टीवर्ड मालवोलियो को बोलती है कि तुम जाओ गेट पर और देखो वो मैन कौन है, और अगर वो मैन ड्यूक ऑर्सिनो के पैलेस से हो तो उसे बोल देना कि जो काउंटेस है वो बिजी है और वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। देन फेस्टे मेक्स जोक अबाउट टॉबी एंड जस्ट देन ही एंटर्स द रूम।
उसके बाद जो फेस्टे होता है वो सर टोबी बेल्च का मजाक उड़ाने लग जाता है और तभी टोबी बेल्च रूम के अंदर एंट्री कर लेते हैं। So Olivia is fed up with his drinking habits and then asks him who is on the gate and he replies a gentleman. So guys देखो जो फेस्टे है वो सर टोबी बेल्च का मजाक उड़ाता है और तुरंत टोबी बेल्च उस रूम में आ जाते हैं। तो वहाँ पर जब वो आते हैं टोबी बेल्च, तो जो ओलिविया होती है वो टोबी बेल्च की ड्रिंकिंग हैबिट से एकदम थक चुकी है और वो पूछती है टोबी बेल्च से कि गेट पर कौन है, और टोबी बेल्च रिप्लाई करता है कि एक जेंटलमैन गेट पर खड़ा है। Then Malvolio re-enters and informs Olivia that gentleman would not leave until he sees Countess. उसके बाद गाइस मालवोलियो एंटर करता है रूम में और बताता है ओलिविया को कि जो जेंटलमैन है वो कह रहा है कि वो यहाँ से ओलिविया से मिले बिना नहीं जाएगा। Then Malvolio describes the appearance of the man on Olivia's request and then Olivia lets the messenger inside and covers her face with a black veil. Guys उसके बाद जो मालवोलियो होता है वो ओलिविया की रिक्वेस्ट पर सिज़ेरियो का अपीयरेंस पूरा एक्सप्लेन करता है कि सिज़ेरियो कैसा है, कैसा दिख रहा है, मतलब पूरी उसकी अपीयरेंस ओलिविया को बताता है। एंड देन जो ओलिविया होती है वो अग्री करती है कि ठीक है वो उस मैसेंजर से मिल लेगी, लेकिन उससे पहले वो अपना फेस एक ब्लैक वेल मतलब एक ब्लैक चुन्नी से कवर कर लेती है, ब्लैक दुपट्टे से कवर कर लेती है। देन सिज़ेरियो एंटर्स एंड इंसिस्ट दैट ही वांट्स टू टॉक टू ओलिविया अलोन। गाइज उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो आ जाता है अंदर और वो बोलता है कि वो ओलिविया से अकेले में बात करना चाहता है। उसके बाद जो सब लोग होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं और रूम में सिर्फ ओलिविया और सिज़ेरियो अकेले होते हैं। देन सिज़ेरियो टेल्स हिम दैट ही इज़ हियर टू डिलीवर द मैसेज ऑफ ड्यूक ऑर्सिनो। गाइज जब सब चले जाते हैं तो सिज़ेरियो बताता है कि वो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करने आया है। बट ओलिविया इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ड्यूक बट ही लिसन्स टू हिम बिकॉज ओलिविया स्टार्ट्स लाइकिंग हिम। गाइज देखो जब सिज़ेरियो बताता है कि वो यहाँ पर ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करने आया है तो जो ओलिविया होती है वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती है, ये हमें पता है। बट वो फिर भी सिज़ेरियो का मैसेज सुनती है बिकॉज ओलिविया सिज़ेरियो को लाइक करना स्टार्ट कर देती है। ओलिविया स्टार्ट्स लाइकिंग सिज़ेरियो। देन सिज़ेरियो डिलीवर्स द मैसेज बट ओलिविया कट्स हिज स्पीच। गाइज जब सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर कर रहा होता है तो जो ओलिविया होती है वो उसकी स्पीच को बीच में काट देती है। देन अगेन सिज़ेरियो ट्राइज टू डिलीवर एंड देन अगेन काउंटेस कट्स हिम ऑफ। दोबारा सिज़ेरियो ड्यूक ऑर्सिनो का मैसेज डिलीवर करता है और दोबारा ओलिविया उसकी बात को बीच में काट देती है। एंड देन शी मॉक्स ड्यूक्स लव लेटर, और उसके बाद वो ड्यूक ऑर्सिनो के लव लेटर का मजाक उड़ाने लग जाती है। देन सिज़ेरियो आस्क टू सी हर फेस एंड देन काउंटेस रिमूव हर वेल। उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो काउंटेस ओलिविया से बोलता है कि वो उसका फेस देखना चाहता है एंड देन काउंटेस जो होती है अपने मुंह से उस ब्लैक दुपट्टे को हटा देती है। सिज़ेरियो प्रेजेस हर एंड आस्क हर टू एक्सेप्ट द ड्यूक्स प्रपोजल एंड हैव सम गुड लुकिंग किड्स विद ड्यूक। गाइस जो सिज़ेरियो होता है वो भी ओलिविया की ब्यूटी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होता है और वो प्रेज़ करता है कि जो ओलिविया है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और उसको ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए एंड देन हैव सम गुड लुकिंग किड्स विद ड्यूक ऑर्सिनो। गाइज ओलिविया सेज दैट शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन ड्यूक ऑर्सिनो। गाइज ये हमें पता है कि जो ओलिविया होती है वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। एंड देन शी आस्क सिज़ेरियो व्हाट ही वुड डू इफ़ ही लव्ड हर एंड देन सिज़ेरियो रिप्लाइज एंड ओलिविया इज़ अम्यूज्ड बाय हिज रिप्लाई। गाइज देखो ओलिविया बताती है सिज़ेरियो को कि वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और वो बोलती है सिज़ेरियो को कि तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अगर तुम मुझसे प्यार करते और मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती तो तुम क्या करते। तो सिज़ेरियो कहता है कि वो ओलिविया के गेट पर खड़ा रहता एंड ही सिंग्स लव पोइट्री अंटिल ओलिविया टुक पिटी ऑन हिम, कि वो लव पोइट्री गाता जब तक ओलिविया उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर लेती, कि मतलब वो ओलिविया को मनाने की हर पॉसिबल कोशिश करता। और इस जवाब से जो ओलिविया होती है वो बहुत ज़्यादा अम्यूज्ड होती है। एंड देन ओलिविया आस्क्स सिज़ेरियो टू गो बैक एंड इन्फॉर्म ड्यूक टू स्टॉप बॉदरिंग हर एंड देन कम बैक टू टेल हिज रिस्पॉन्स ऑन इट। गाइज उसके बाद जो ओलिविया होती है वो सिज़ेरियो को बोलती है कि वापस जाओ और ड्यूक ऑर्सिनो को बोलो कि वो ओलिविया को परेशान करना बॉदर करना बंद करे और उसके बाद तुम मुझे ड्यूक ऑर्सिनो का रिस्पॉन्स बताने के लिए ज़रूर आना। Then guys Olivia gives him some coins for the trouble but Cesario says that she should give these coins to Duke
as she has broken his heart. Then Cesario leaves. So guys, जो ओलिविया होती है वो वो सिज़ेरियो को कुछ कॉइन्स देती है। वो कहती है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा परेशानी हुई, तुम्हें यहाँ आना पड़ा, इसीलिए तुम ये कॉइन्स ले लो, बिकॉज तुम्हें बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। और उसके बाद जो सिज़ेरियो होता है वो कहता है कि तुम्हें ये कॉइन्स ड्यूक ऑर्सिनो को देने चाहिए, बिकॉज तुमने ड्यूक ऑर्सिनो का दिल तोड़ा है। और ये बोलकर जो सिज़ेरियो होता है वहाँ से चला जाता है। So guys, Olivia is fallen for Cesario, and when Malvolio enters, she lies and says that return this king to Cesario, as she is not interested in Duke, and the reason or explanation of rejection she will explain if he will come tomorrow. So guys, देखो जो ओलिविया है वो सिज़ेरियो को लाइक करना शुरू कर देती है, और जब मालवोलियो रूम के अंदर एंट्री करता है तो ओलिविया मालवोलियो से झूठ बोलती है। वो क्या झूठ बोलती है? एक रिंग देती है मालवोलियो को कि ये रिंग मेरे लिए ड्यूक ऑर्सिनो ने भेजी है, और तुम ये रिंग वापस ले जाकर सिज़ेरियो को दे दो और बोलो कि वो ड्यूक ऑर्सिनो में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर सिज़ेरियो जानना चाहता है कि वो ड्यूक ऑर्सिनो में क्यों इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों उसको रिजेक्ट किया है, देन शी विल एक्सप्लेन अबाउट इट टुमारो इफ़ ही विल कम, कि अगर वो कल दोबारा आएगा तो ओलिविया उसे एक्सप्लेन करेगी कि क्यों उसने रिजेक्ट किया है ड्यूक ऑर्सिनो के प्रपोजल को। सो गाइज, नाउ ओलिविया इज़ फॉरगॉट अबाउट मॉर्निंग एंड शी सरेंडर हरसेल्फ टू डेस्टिनी। सो गाइज, देखो जो ओलिविया होती है वो सिज़ेरियो को लाइक करना शुरू कर देती है, वो सिज़ेरियो से प्यार करने लग जाती है, और वो ये जो मॉर्निंग कर रही होती है इसके बारे में भूल जाती है, और शी सरेंडर हरसेल्फ टू डेस्टिनी, अपने आप को किस्मत के भरोसे छोड़ देती है। एंड गाइज, दिस एक्ट एंड्स हियर।